हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड और वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज्योति। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना टाइम टेबल कैसे सेट कर सकते हैं। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि उनसे टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा, उनका EMRS क्लियर हो गया, KVS भी ठीक हुआ है, बट एक मोटिवेशन नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रहा कि अपने सिलेबस को कैसे फ्रेम करें, कैसे अपने डेज़ को मैनेज करें। तो ये कॉमन वीडियो होने वाला है जो सारे सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होगा। देखो, टाइम टेबल आपको खुद ही बनाना पड़ेगा क्योंकि सबकी कंडीशन अलग है। आप में से हो सकता है कुछ वर्किंग हो, कुछ हो सकता है फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, कुछ हो सकता है टीचिंग फील्ड में ही वर्किंग हो तो उनको और अपना ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उनको वो बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो टाइम टेबल का डिपेंडेंसी है वो आपके ऊपर करता है। मैं किसी के लिए भी कॉमन टाइम टेबल बना के इवन मैं खुद के सब्जेक्ट का या अपना टाइम टेबल भी शो करूँगी आपको तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैंने सोचा बेटर है कि जो चीज़ें माइंड में रखते हुए मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको इजी हो जाए कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे अपने सिलेबस को डेज़ के अकॉर्डिंग मैनेज करना है, पर डे आपके क्या टारगेट होने चाहिए। ऑल्दो कोई भी चीज़ स्ट्रिक्ट नहीं है बट एटलीस्ट 1 वीक उसको फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा तो और इवन पता 1 वीक के बाद आपको खुद को आइडियाज़ आ जाएंगे कि इस चीज़ को आप इस तरीके से ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज एवरी पर्सन सिचुएशन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन लाइबिलिटी इज़ डिफरेंट। कोई किसी काम में फंसा हुआ है, किसी के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल अपना फ्रेम कीजिए। आज जो वीडियो है वो एक कॉमन गाइडेंस रहने वाली है जिसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि टाइम टेबल बनाऊं कैसे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार फटाफट से कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। चलिए जी, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो टाइम टेबल है वो मैंने 30 to 40 डेज के हिसाब से मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग बनाया है। आप देख एक्चुअली वीडियो जब मैंने बनाया था उसके थोड़े टाइम बाद ही EMRS का Tier 2 का डेट्स आ गई, तो ऑब्वियसली अभी हमारे पास ऑन एन एवरेज 20 to 25 डेज ही रिमेनिंग है। तो फिर भी आप ये वीडियो देख लीजिए क्योंकि इसमें से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा कि कैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है और कैसे हमें अपनी आंसर राइटिंग करनी है, MCQ कैसे करने हैं और किस तरीके से रिमेनिंग डेज में हम थोड़ा टाइम को मैनेज करके अपना जो सिलेबस है विद रिवीजन प्लस MCQ एंड एवरीथिंग विद प्रैक्टिस हम कवर कर सकते हैं। तो उस आइडिया के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी इसके ऊपर तो मेरा मन नहीं किया इसको डिलीट करने का और मैंने ये अपलोड कर दी है। तो इस चीज़ को कंसीडर करते हुए ये मत सोचना कि ये तो 30-40 डेज़ का रह गया, इतना तो टाइम ही नहीं बचा। आई नो द रीज़न इज दैट कि जिस टाइम मैंने ये अपलोड करने से थोड़ी देर पहले ही हमारा इसका रिजल्ट आया तो बहुत सोच समझ के और अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं इसको अपलोड करूँगी क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा हमारे काम आएगा। एंड होने से पहले केवीएस का रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। चलिए आज की वीडियो पे फोकस करते हैं। केवीएस एंड EMRS Tier 2 जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है, 30 to 40 डेज मास्टर प्लान। सबसे पहले हमें करना क्या है वो चीजें समझो। व्हाई स्ट्रेटेजीज मैटर मोर देन रैंडम स्टडी। क्यों जरूरत है कि हम टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए पढ़ें, क्योंकि रैंडम स्टडी करते हैं ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होता है, हमें नहीं समझ में आता। जब तक ह्यूमन बींग्स को टारगेट ना मिले ना वो प्रॉपर तरीके से या फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता। फ्री हो जाएगा, चलो कल पढ़ लेंगे, आज किसी दोस्त ने बोलिया चलिए यार वहां पार्टी में चलते हैं, आज किसी की शादी में जाना है, आज मन नहीं कर रहा, आज तबीयत खराब हो गई, आज नींद ज्यादा आ रही है, आज लेट सोए हैं, आज लेट उठे हैं, ये सारी चीजें आती रहती हैं और आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो टारगेट होना, गोल का होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी ब्रेन और बॉडी अलर्ट रहे कि एक दिन में अगर तूने 4 घंटे का शेड्यूल बनाया है तो भाई वो पूरा करना है। तो जब टारगेट्स होते हैं ना तो काम करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो आप समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न। तो जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, Tier 2 का 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव जिसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 1/4 नेगेटिव रहेगी। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है कि 1/3 की नेगेटिविटी है, नहीं। Tier 2 में 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, Tier 1 में था 1/3 का। ठीक है, तो एक्यूरेसी पे हमें पूरा ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सक्सेस डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस। सीधी सी बात है, किसी भी टॉपर्स की आप स्ट्रेटेजी सुन लो, कुछ भी किसी का भी देख लो, किसी भी फील्ड में वो उनका जो सक्सेस स्ट्रक्चर है वो यही बनेगा कि जो भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया, लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ाई करी, रिवीजन की और प्रैक्टिस किया। तो जितना रिवीजन और जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप बाकी कैंडिडेट से लीड ले जाओगे। ठीक है, हमें बैलेंस फोकस करना है MCQ, डिस्क्रिप्टिव और मॉक एनालिसिस पे। हमें MCQs करने हैं प्रॉपर, डिस्क्रिप्टिव करने हैं और कहीं से अगर मॉक करेंगे, देखो मैंने अभी तक मॉक करने स्टार्ट नहीं किए तो इसका मैं सोर्स आपको अभी बता नहीं सकती। वैसे तो टेक्स्ट बुक अच्छा है
टीयर 1 के लिए बहुत हेल्पफुल था, पर मैंने टीयर 2 के लिए टेक्स्ट बुक को भी देखा नहीं है कि उस पर अवेलेबल है या नहीं। फ्री वाला कंटेंट मैं ज्यादा देखती हूँ। ठीक है, तो जब मैं मॉक करूंगी और मुझे लगेगा कि वहां पे कुछ है या कोई और साइट पे मुझे बेटर कंटेंट मिला मॉक का, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी फिलहाल के लिए आप खुद भी टेक्स्ट बुक पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारी जो स्मार्ट टाइम स्ट्रेटेजी है वो हमारी क्या हो सकती है। अच्छा, फिलहाल के लिए ना इस चीज को आप इग्नोर कर दीजिए, जो टाइम दिया हुआ है इसको आप इग्नोर करिए, क्योंकि ये टाइम सबके लिए अलग अलग होगा। अगेन आप फिलहाल सिर्फ इतना समझो। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी वो है स्मार्ट टाइम डिवीजन स्ट्रेटेजी। अच्छा, इसमें ना फिलहाल ये परसेंटेज वाला पार्ट को इग्नोर करो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और ये मेरे को थोड़ा लग नहीं रहा, बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन प्लस पीवाईक्यू प्लस एनालिसिस, ये सारी चीज करनी है आपको। अब इसके साथ आपको एक चीज भी करनी है कि आप अपने नोट्स भी बनाओगे, या नोट्स बना लिए हैं तो उनको रीड भी करोगे, वो रिवीजन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो तो आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा, तो आपके 2 घंटे तो इसी में लग जाएंगे कि आपने चैप्टर पढ़ा और उसके नोट्स बनाए, 2 से ढाई घंटे। ठीक है, इसी में लग जाएंगे। अब जिन्होंने पहले से स्टार्ट कर लिया है, जो एक बार पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट को, उनको थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमें डेली क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके आपको रिवीजन करना है, नोट्स की प्रैक्टिस, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, और आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं। ठीक है, आगे देखिए फेज 1 आप कैसे सेट कर सकते हैं। फेज 1 1 to 15 डेज, देखो इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ आपको, बाकी आपके खुद के आइडियाज ही काम आएंगे। इसमें आप कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे, कैसे करेंगे ये देखो। भाई 2 घंटे आपने अपनी थ्योरी पढ़ी, ठीक है, 2 से ढाई घंटे भी हो सकता है 2 की वजह आप 1.5 घंटे में वो चैप्टर कर पा रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द चैप्टर। कुछ चैप्टर बहुत छोटे होते हैं कि हम 2 घंटे में 2 चैप्टर कर लिए, कुछ चैप्टर इतने बड़े होते हैं कि 2 दिन में जाके एक चैप्टर हो रहा है। 2 घंटे की आपने देख लिया कि हमें थ्योरी स्टडी करनी है, 1 घंटा हम लगाएंगे सेल्फ नोट मेकिंग, जो हम सीधा एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे कि उसको पढ़ते ही हमें पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए, इस तरीके से हमें खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। उसके बाद 1 घंटा आप दोगे, 3 घंटे हो गए। फिर आप 1 घंटा क्या करोगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे। एमसीक्यू का सोर्स भी मैंने आपको बता दिया है, फिर से बता देती हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखी है। एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है, मैंने टेलीग्राम पे इमेजेस पे शेयर करी थी। यूथ कंपटीशन की बुक आती है, हर सब्जेक्ट में अवेलेबल है, उसमें सिर्फ आपको एमसीक्यूज ही मिलेंगे, और हर एमसीक्यू क्वेश्चन के नीचे ना उसका पूरा थ्योरी दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो एमसीक्यू के लिए अपने कंसर्न सब्जेक्ट की बुक आपको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 30 मिनट्स पीवाईक्यू करने हैं, आपके सब्जेक्ट्स की पीवाईक्यू बुक्स मिल जाएंगी। सपोज आप टीजीटी साइंस कर रहे हो, ठीक है, तो टीजीटी साइंस की आप केवीएस की पीवाईक्यू उठा लो, बुक मिल जाएगी। या सबसे अच्छा डी ट्रिपल एस बी की निकालो, कि डी ट्रिपल एस बी फिर भी फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स होते रहते हैं, तो डी ट्रिपल एस बी या केवीएस जिसकी आपको सही लगे वो वाली बुक उठा लो। उसमें सिर्फ अपने सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब पेडागोजी वगैरह तो आएगी नहीं, तो सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फोकस करना है कुछ की फैक्टर्स पे, कौन कौन सी चीजों पे फोकस करोगे, डेफिनेशंस पे, थिंकर्स पे, यानी जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे, जो थ्योरिस्ट थे, जिन्होंने थ्योरी दी है उनके ऊपर ध्यान दोगे, एग्जाम्पल्स और इंक्लूसिव स्ट्रेटेजीज, ये सारी चीजों पे आप ध्यान दोगे जब भी अपना टॉपिक रीड कर रहे हो। डन, आई थिंक फेज 1 क्लियर हो गया होगा कि फेज 1 में कंप्लीटली हमें क्या करना है, अपने कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है कि हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फेज 2 लेंगे डे 16 to 30, इसमें हम क्या करेंगे, राइटिंग प्लस इंटीग्रेशन की। अब हमने अपना जो बेसिक काम था ये वाला कर लिया कि रीडिंग करी, रीडिंग के साथ साथ हमने अपना नोट्स भी मेक कर लिए। कुछ लोग हो सकते हैं इसी के साथ पे आप डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहें तो। मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, मैं साथ में लेके चल रही हूँ, बट आपको क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का बहुत खौफ है और बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पहले, और बिल्कुल आपको गैप भी हो गया, अपना सब्जेक्ट छेड़े हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने खुद के सब्जेक्ट में, तो पहले डिस्क्रिप्टिव को आप स्किप कर दो। पहले आप सिर्फ इतना काम करो कि सिर्फ नोट्स मेकिंग पे ध्यान दो, थ्योरी पे ध्यान दो, और साथ के साथ एमसीक्यूज तो साथ में लेकर चलो, ताकि उसके बाद आपका एमसीक्यूज का पार्ट थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, राइटिंग प्लस इंटीग्रेशन। इसमें को हम कैसे फॉलो करेंगे, 1.5 से 2 घंटा, ये घंटे ना आप अपने अकॉर्डिंग अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आप 1.5 घंटे में क्या करोगे, अपना टॉपिक जो आपने नोट्स बनाए थे उन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। ठीक है, फिर 1 से 1.5 घंटा आप लोगे
कि आपको डेली जो भी टॉपिक आपने उठाया डेली उस टॉपिक के 2 क्वेश्चन, 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी। ज्यादा पे मत जाओ, 2-2 भी कर लोगे ना गनीमत होगी, तो 2-2 कर लो डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा आपने मिक्स एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना सिलेबस कर चुके हो, तो अब आपने 1 घंटा मिला के अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, 2 से 3 चैप्टर्स के मिक्स एमसीक्यूज कर ली इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप 30 मिनट अपना मिस्टेक एनालिसिस करोगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर में देखोगे कहाँ गड़बड़ हुई, एनसीईआरटी बुक से अपना आंसर चेक करो, ठीक है। एमसीक्यूज में जो गलत हुआ वो देखो कि गलत क्यों हुआ है, बाई चांस गलत हुआ है या फिर आपका कंसेप्ट की वजह से गलत हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि एमसीक्यू कंसेप्ट आपको ध्यान नहीं था, उस वजह से गलत हुआ है, तो उसका दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप की प्रैक्टिस कर लो, डाल लो अपने आपको प्रैक्टिस में कि आपको 6 से 7 मिनट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो वॉच रख के प्रैक्टिस करनी। स्टार्टिंग में हो सकता है 10 से 15 मिनट लगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अल्टीमेटली इस टाइम पीरियड तक आना है। प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है कि हम एक क्वेश्चन पे ऑन एन एवरेज 6 to 7 मिनट्स ही दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं फेज 3 पे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा मैसी हो रहा है, ठीक है। आगे है हमारा फेज 3 में देख लेते हैं डे 31 to 40। इसमें हम क्या करेंगे, मॉक एंड पॉलिशिंग की लास्ट की जो हमारे ये 10 दिन है, इसमें सिर्फ हम आप मॉक्स देंगे और अपने आप को पॉलिश करेंगे, अपने टॉपिक्स को पॉलिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए, ऑल्टरनेटिव फुल लेंथ मॉक देंगे। अब ये अगर आपको कहीं से मॉक मिल जाए तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, या फिर जब मैं प्रैक्टिस करूंगी तो मैं आपको इसका सोर्स बता दूंगी कि कौन सी वेबसाइट पे हमें पूरे के पूरे फुल लेंथ मॉक मिल रहे हैं, जिसमें हमें एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो मेरा जो ब्लाइंड ट्रस्ट है वो टेक्स्ट बुक पे है। अगर आप मेरी सजेशन माने तो टेक्स्ट बुक को देख सकते हैं, और तो मैंने टीयर 2 के लिए भी चेक नहीं किया, बट जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं टेक्स्ट बुक काफी अच्छा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, क्योंकि सेम डे बहुत ज्यादा थकान भी हो जाएगी, आपका ब्रेन थक जाएगा 3 घंटे का पेपर देके। नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, डिटेल एनालिसिस करोगे 1 से 2 घंटा लगा के। आप पूरा अच्छे से देखोगे कहाँ गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो उसके लिए हमें या तो फ्री में कुछ मिलेगा मॉक टेस्ट, तो वहां से ले लेंगे, या परचेज करने पड़ेंगे तो परचेज भी कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गैस वर्क काम नहीं करना, पिक वर्क नहीं करना, क्योंकि हमें नेगेटिव मार्किंग का जो ट्रैप है उसमें हम फंस जाएंगे। तो गैस वर्क नहीं करना, प्रैक्टिस ऐसे करनी, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा ना उसको छोड़ दो। भले ही मैं कह रही हूँ 40 में से आप 10 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव मत करो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। ये 20 नंबर का जो गैप है, 30 मार्क्स का जो गैप है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए हमारे पास अभी टाइम है, क्योंकि जो गलती हम यहाँ करेंगे ना वही एग्जाम में करेंगे। तो गैस वर्क को अवॉइड करना, अभी से प्रैक्टिस में डाल दो। देन इम्प्रूव एक्यूरेसी, हमें कम से कम 80% प्लस एक्यूरेसी हमारी जानी चाहिए। धीरे धीरे करेंगे, स्टार्टिंग में हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी चली जाए, डरना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम करेंगे 80% तक, ठीक है। उसके बाद हमें अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, डिस्क्रिप्टिव को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि प्रेजेंटेशन कैसे बेटर हो सकती थी, ठीक है। तो इतना हमें काम करना है। उसके बाद देखो, एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने पूरे दिन को प्लान कर सकते हो। ऑल्दो ये आपके ऊपर है, आप इन चीजों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सैंपल डेली टाइम टेबल आपका फ्लेक्सिबल मॉडल है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको टाइम शिफ्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मॉर्निंग में क्या करना है, आपको बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई नया टॉपिक उठा लो, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है। कोशिश करो आप अर्ली मॉर्निंग उठो, अगर दिन में आपके पास टाइम नहीं है तो जल्दी उठने की कोशिश करो, ठीक है। तो फ्रेश टॉपिक आप ले सकते हो, या जो आपका टफ टॉपिक आपको लगता है जिसको आप यूजुअली अवॉइड कर देते हो, उसको आप मॉर्निंग में ले लो, ठीक है। दिन में आप क्या करो, उसी टॉपिक के एमसीक्यूज कर लो आफ्टरनून में। इवनिंग सेक्शन में उसी टॉपिक की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर लो, ठीक है। नाइट टाइम में जो भी दिन में किया उन सबका रिवीजन कर लो, ठीक है। एक वीक में क्या किया आपने, वीक में एक दिन, संडे सैटरडे जो भी दिन आपको अच्छा लगता है, एक दिन आपने पूरा जो भी उस वीक में हो सकता है आपके 5-6 चैप्टर्स पूरे हो जाए, उसका पूरा रिवीजन करना है। 50 एमसीक्यूज करने हैं और 3 डिस्क्रिप्टिव आंसर करने हैं। या फिर इसको आप बढ़ा सकते हो, मैं तो कहूंगी कि जितने टॉपिक्स आपने कर लेना, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन कर लो। सपोज आपने 2 ही चैप्टर किए, तो 2 चैप्टर से तो फिर 2 क्वेश्चन करना ज्यादा गलत हो जाएगा। तो 2 चैप्टर ही किए हैं तो 4 क्वेश्चंस कर लो। अगर आपने 4 से 5 क्वेश्चन एक चैप्टर्स एक वीक में कवर कर लिए, तो हर चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट एक तो मिनिमम करो ही करो, ठीक है। डन, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है।
चलिए आगे देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे कि हाँ समझ में आ रही चीज है तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं भी सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग फिर हम अपनी वीडियोस को प्लान करेंगे आगे की। अब देखते हैं जो 4 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव आंसर है उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, और जो मैं भी फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहला पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन का होगा, या तो आप ब्लैक पेन से इंट्रोडक्शन लिखो, ब्लैक पेन से, या फिर डेफिनेशन लिखो, या ब्लैक पेन से मीनिंग लिखो, तीनों में से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो। अब उस इंट्रोडक्शन पार्ट में या मीनिंग वाले पार्ट में क्या लिखोगे, उसका आपने मीनिंग लिखना है। जो भी आपका क्वेश्चन में की वर्ड है जिसके बारे में पूछा गया है उसका मीनिंग लिख दो। ठीक है, उसके बाद आपकी मेन बॉडी आएगी। मेन बॉडी में आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन के बाद 3 से 4 हेडिंग्स डालोगे पॉइंट्स के साथ, कि आपने 4 पॉइंट लिखे तो आप ऐसे लिख रहे हो पॉइंट्स को, ये 3 और ये आपका 4th पॉइंट। तो या तो आप डायरेक्ट लिख रहे हो अपना पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 आपने लिख दिया, या फिर अगर आपको लग रहा है कि उस पॉइंट का कोई एक मेन हेडिंग भी बन सकती है जो उस पूरी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करे, तो पहले वो एक मेन हेडिंग लिख दी ब्लैक पेन से। ठीक है, और उसके बाद उसका आंसर लिख दिया। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद आपको लिखना है एग्जाम्पल, जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल्स जितने दोगे उतना एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि भाई टीचर तो बढ़िया है, तो बच्चों को भी ऐसे एग्जाम्पल दे दे के समझाएगा। तो एग्जाम्पल जरूर लिखे। एग्जाम क्लासरूम एप्लीकेशन, क्लासरूम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल डालें। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन डालना है, जरूर 100% डालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कंक्लूजन डालना ही डालना है, किसी भी क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा लेकिन आपको कंक्लूजन ऐड करना है। ठीक है, और इसको लिंक कर दो एजुकेशन और इंक्लूसिविटी से, कि कैसे आप इस क्वेश्चन को या इस चीज को आप पेडागोजी को इंक्लूड कर दो, कि कैसे आप इस टॉपिक को क्लास में इंट्रोड्यूस करोगे, क्लास में बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कंक्लूजन डाल सकते हो, दैट द स्टूडेंट्स विल गेट टू नो आफ्टर फ्रॉम दिस टॉपिक, और फिर वो लिख दो कि क्या बच्चे को समझ में आएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट जो क्वेश्चन में लिखा है उसी की एक समरी डाल दो 1.5 से 2 लाइन की। अंडरलाइन करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने कीवर्ड्स उसमें ऐड किए हैं, जो भी मेन जो वर्ड्स हैं आपके आंसर में, उन वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, सबको छाट छाट के अंडरलाइन करना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर का बिल्कुल फोकस जाए आपके आंसर पे, और ये चीजें आप तभी कर पाओगे अंडरलाइन करना जब आप खुद कॉन्फिडेंस होंगे अपने आंसर को लेके। अदरवाइज आप सोचोगे अरे यार कहीं एग्जामिनर पढ़ ना ले डीपली, भैया डीपली पढ़ेगा वो, तो बेटर है उसको आप खुद ही हाईलाइट करके दे दो कि ये देखो मेन पॉइंट से इनको पढ़ लो, ताकि वो देखते ही आपके आंसर ना मतलब खुश हो जाए और अपने आप मजबूर हो जाए वो आपके उसके पेन से नंबर देने के लिए। एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, हमारी आर्ट होनी चाहिए वो कि हम कैसे उसके पेन से नंबर निकलवा के लाए, वो हमारी प्रेजेंटेशन निकलवाएगी। ठीक है, तो उस पर फोकस करना है। अब देख लेते हैं एमसीक्यू स्ट्रेटेजी। एमसीक्यू को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ध्यान में रखना है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है मैम डिस्क्रिप्टिव में भी नेगेटिव है क्या, फिर डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव नहीं है, एमसीक्यूज में नेगेटिव है, वो भी 1/4 की। यानी अगर 4 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन आपका नेगेटिव हो जाएगा। इन टोटल आपके 5 नंबर जो है कट हो जाएंगे 4 क्वेश्चन गलत होते। ठीक है, चलिए राउंड 1 में हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट श्योर क्वेश्चन। सबसे पहले जिन पे हम 100% श्योर हैं कि भाई ये तो नंबर कट ही नहीं सकते, मेरे को तो इतना अच्छे से आता है टॉपिक, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। सेकेंड राउंड में हम देखेंगे जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, अब उनमें से जहां हम लॉजिकल एलिमिनेशन कर सकते हैं, जहां थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, कि हो सकता है 2 क्वेश्चन एलिमिनेट हो रहे हो वैसे ही, 2 बच गए, उस 2 में से आपको चूज करना है, तो वहां थोड़ा सा दिमाग लगा के आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 ही राउंड करने हैं आपको। थर्ड चीज पे आपको ध्यान नहीं देना, ब्लाइंड गैस नहीं करना, ये सोचा कि चलो थर्ड राउंड में गैस करेंगे, गैस बिल्कुल नहीं करना। भले ही मैं कह रही हूँ 40 में से आप 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन गैस वर्क मत करो। ठीक है, थोड़े बहुत 5 क्वेश्चन और कर लो, वो भी लॉजिकल एलिमिनेशन करके, पूरा देख के एजुकेटेड डिसीजन लेना है, स्मार्ट डिसीजन लेना है, गैस वर्क नहीं करना। क्योंकि आप ये मान के चलो अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो अगर आपको नहीं आ रहा तो वो सबकी ही हालत वही है। स्पेशली सबकी मतलब उन लोगों की जिन्होंने प्रिपरेशन करी है, जो ऐसे ही चले गए टाइम पास के लिए, उनका वो तो वैसे कंपटीशन से बाहर है। ठीक है, अब आपको 75 टू 85 क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करने। ऑल्दो ये बात फिलहाल कहनी गलत रहेगी क्योंकि हमें नहीं पता पेपर का क्या लेवल होगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन ये बात हो रही है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के टाइम आपका ये फोकस होना चाहिए कि अगर आपने 100 क्वेश्चन, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अगर आपने 100 क्वेश्चन किए हैं तो 75 टू 85 क्वेश्चंस एमसीक्यूज, इतना आप कॉन्फिडेंटली आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है,
ये मैं फाइनल एग्जाम के लिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान बता रही हूँ। एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अटेम्प्टिंग ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी ज्यादा मायने रखती है रादर देन कि आप 100% अटेम्प्ट कर रहे हो, उससे बेटर एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। आगे टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा विनिंग माइंडसेट, कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए जो आपको इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कि आपको एक तो कंसिस्टेंसी रखनी है, मोटिवेशन तो 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन डाउन रहेगा, लेकिन एक डिसिप्लिन में कंसिस्टेंटली काम करना है। भले ही मैं बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ कि 40 क्वेश्चन करने बैठे 10 ही आए, कोई बात नहीं, ये सोच के किताब भी बंद नहीं करनी, दोबारा चैप्टर उठाओ। हो सकता है आपके सिलेबस के आपके 3 चैप्टर छूट जाएं जो आप टच ही नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। एटलीस्ट जो मैंने अपना 90% सिलेबस कर लिया उसमें तो मैं 100% श्योर हो जाऊं कि भैया अब तो कोई भी क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर तो इसमें से मेरे को हिला के दिखा दे, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कम कर लो बेशक से, 100% सिलेबस तो कोई भी नहीं कर पाता, टॉपर्स भी नहीं कर पाते। एग्जाम फ्रेम ही इस हिसाब से होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के कि आप कितनी भी तैयारी कर लो फिर भी आपको लगेगा यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन आएंगे आएंगे सिलेबस में से, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। केवीएस की खास बात यही है, डी ट्रिपल एस भी कुछ भी डालता है एग्जाम्स में, लेकिन केवीएस अपने सिलेबस को लेके बड़ा सीरियस रहता है, भाई अब तक तो रहा है, आगे का पता नहीं, ठीक है। तो उस चीज का हमें फायदा भी उठाना है। रिवीजन ओवर न्यू स्टडी, नया टॉपिक करने से पहले पुराने वाले को रिवाइज करना ही करना है। नहीं करोगे मुझे पता है, कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे मुझे पता है, लेकिन मैंने पहले ही लिख दिया हेडिंग, इसलिए मैंने पहले ही डाल दी विनिंग माइंडसेट। जीतना चाहते हो, जीत के करीब जाना चाहते हो, तो ये 3 चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, कंसिस्टेंसी, रिवीजन एंड क्लैरिटी ओवर लॉन्ग आंसर्स। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके आंसर्स पे, लंबे लंबे आंसर्स की बजाय, लंबे आंसर तो लिखने नहीं, छोटा लिखो लेकिन इतना लिखो आंसर की क्लैरिटी हो जाए, सारे क्वेश्चन का सार आ जाए उस आंसर में, ठीक है। आई होप आपकी आज की वीडियो आपके कुछ काम आई होगी, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। इन चीजों को ध्यान से समझिए, दोबारा देख लो वीडियो, पॉज करके लिख लो चीजों को, लेकिन जो भी मैंने इसमें बताया है ये सच में बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको टाइम टेबल सेट करने में क्लैरिटी जरूर मिली होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।